Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Legend Institute of Management and Sciences. This is me, Samal Salim, course instructor for the subject of Strategic Management. आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे द एक्सटर्नल असेसमेंट की। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस फर्म एक्सटर्नल असेसमेंट कैसे करती है। हम लोगों ने लास्ट अपने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर भी डिस्कस किया था। हमारे पास दो तरह के एनालिसिस होते हैं, जिसको हम लोग इंटरनल एनालिसिस या एक्सटर्नल एनालिसिस का नाम देते हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस आज का हमारा टॉपिक है। इसके अंदर हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, आइए देख लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम जो चीज़ें कवर करने वाले हैं उनमें द नेचर ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट, द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन व्यू, इकोनॉमिक फोर्सेस, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड इन्वायरमेंटल फोर्सेस। यानी हम लोग अपने एक्सटर्नल असेसमेंट के टाइम पर इन चीज़ों को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखेंगे पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल एंड लीगल फोर्सेस किस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस किस तरह से इम्पॉर्टेंट होती हैं, और कंपेटिटिव फोर्सेस किस तरह से आपको इफ़ेक्ट करती हैं। एक्सटर्नल असेसमेंट की हमारे पास जो डेफिनेशन है, प्रोडिक्शन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट स्पेशली अबाउट द फ्यूचर। हम लोग असेसमेंट क्यों करते हैं, स्पेशली एक्सटर्नल असेसमेंट क्यों कर रहे होते हैं, फ्यूचर असेसमेंट कर रहे होते हैं। हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए बेसिकली असेसमेंट कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं। कहते हैं प्रेडिक्शन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट स्पेशली अबाउट द फ्यूचर। हम लोग फ्यूचर के बारे में कोई भी बात हतमी तौर पर नहीं बयान कर सकते। हाँ, उससे हम लोग रिलेटेड बातों को एज अ हाइपोथेसिस ज़रूर स्टडी कर सकते हैं। कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑडिट होता क्या है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं और इंडस्ट्रियल एनालिसिस कर रहे होते हैं। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इन टर्म ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ, ये आपका जो एक्सटर्नल असेसमेंट है या आपकी इंटरनल असेसमेंट है, ये बेसिकली क्या है, आपकी स्वॉट एनालिसिस है, जो हम मार्केटिंग में भी पढ़ चुके हैं। जिसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखते हैं, वीकनेसेस को देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स की बात करते हैं। तो वही बेसिकली क्या होता है, आपकी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होती है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर आपके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं, जिसमें आपकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, गवर्नमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, उसके अलावा आपकी कंपेटिटिव जो फोर्सेस होती हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी किस में आती हैं, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर आती हैं। और इंडस्ट्रियल एनालिसिस के अंदर भी बेसिकली यही चीज़ें हैं कि हम लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, उसका बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट, आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेंड्स एंड इवेंट्स बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ सिंगल फर्म। यानी एक्सटर्नल ऑडिट का नाम किस चीज़ के हवाले से है, जिसके अंदर हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं और इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं उन तमाम ट्रेंड्स और इवेंट्स का, जिसको कोई एक फर्म या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती। इंक्रीज फॉरेन कंपटीशन, कौन कौन सी चीज़ें आपकी एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर आती हैं, इंक्रीज फॉरेन कंपटीशन, यानी आपकी तरह का काम करने वाली, ये बिज़नेस करने वाली कोई फॉरेन कंपनीज आ जाती हैं मार्केट के अंदर, तो वो कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। ये कंपटीशन के अंदर ज़्यादा क्या आ जाता है जी, कंपटीशन आ जाता है। पॉपुलेशन शिफ्ट्स, पॉपुलेशन शिफ्ट का मतलब ये है, या तो आपकी आबादी में इजाफा हो जाता है या फिर कमी वाक़ई हो जाती है। एजिंग सोसाइटी, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन कंप्यूटर रिवोल्यूशन, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको क्या करनी पड़ती हैं, असेस करनी पड़ती हैं एक्सटर्नल ऑडिट के टाइम पर। आपने इन तमाम चीज़ों को क्या करना होता है, हैंडल करना होता है, आपने इनको कॉप करना होता है। द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम IO का नाम भी देते हैं, IO व्यू का नाम देते हैं। द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच टू competitive advantage advocates that external industry factors are more important than internal factors in a firm achieving competitive advantage। जब हम लोग किसी भी कंपनी की कंपैटिटिव एडवांटेज की बात करते हैं,
तो उसके लिए जो आपका एक्सटर्नल ऑडिट है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है बनिस्बत आपके इंटरनल ऑडिट के, क्योंकि इंटरनल ऑडिट के अंदर आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं, जबकि एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर, एक्सटर्नल असेसमेंट के अंदर आप लोग उन तमाम फैक्टर्स, उन तमाम फोर्सेस को असेस कर रहे होते हैं जिनका ताल्लुक आपकी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ और थ्रेट्स के साथ होता है। तो अगर आप कंपैटिटिव एज को हासिल करना चाहते हैं तो आपको डील करना है किसके साथ, एक्सटर्नल ऑडिट के साथ, या इंडस्ट्रियल जो आपकी रिवोल्यूशन होती है जो उसको आप हैंडल करके ही कंपैटिटिव एडवांटेज को गेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जी नेचर यानी पर्पस क्या होता है आपके एक्सटर्नल ऑडिट का। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेट लिस्ट, यानी किस चीज़ की आपने लिस्ट को फाइनलाइज करना होता है। अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स टू बी अवॉइडेड, जिसका भी मैंने जिक्र किया कि आपकी एक्सटर्नल ऑडिट का ताल्लुक ही बेसिकली किस चीज़ के साथ है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ है जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और थ्रेट्स जो कि आपको अवॉइड करने हैं या जिनको आपने हैंडल करना है। तो हम लोग बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिट का हमारा जो नेचर है, पर्पस है, वो इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर ही बेस कर रहा होता है। की एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हैं जो आपके एक्सटर्नल असेसमेंट के टाइम पर आपने क्या करनी होती है, स्टडी करनी होती है एक्सटर्नल ऑडिट के टाइम पर, जिनको आप कंसीडर करते हैं। इकोनॉमिक फोर्सेस, यानी जिस स्टेट में आप अपना बिजनेस कर रहे हैं उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, लाइक वो कंट्री जिसके अंदर आप बिजनेस कर रहे हैं वो एक डेवलप कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री है, ये पुअर कंट्री है, ठीक है। तो इकोनॉमिक फोर्सेस कौन कौन सी, लाइक जैसे आपकी इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिकल फोर्सेस होती हैं जो आपके बिजनेसेस को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड इन्वामेंटल फोर्सेस, ये भी आपकी वो इन्फ्लुएंशियल फोर्सेस हैं जो आप एक्सटर्नल असेसमेंट के टाइम पर इनको भी आप कंसीडर करते हैं कि आपका माशरा जिसमें आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं उसकी नॉर्म्स, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसके बिलीव्स क्या हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, जिस कल्चर में आप बिज़नेस कर रहे हैं, या वहाँ पर रहने वाले लोग आपके बिज़नेस की जो प्रोडक्ट है या सर्विस है अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर मैच करती है या नहीं करती। उसके अलावा हम इन्वामेंटल फोर्सेस भी देखते हैं कि वो आप जिस भी प्रोडक्ट का बिज़नेस कर रहे हैं, इन्वामेंट उसको सूट करता है, ये इन्वामेंट उसको सपोर्ट करता है या नहीं करता। पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल एंड लीगल फोर्सेस, यानी आपके उस मुल्क या उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कितना हद तक आपको इन्फ्लुएंस करती है या आपके बिज़नेस को कितनी हद तक इफ़ेक्ट करती है, या वहाँ की जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं या गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ हैं या लीगल जो भी आपके लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, आपका बिज़नेस उनको फॉलो कर रहा है, या वो जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं आपके बिज़नेस को कितनी हद तक प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कितनी हद तक उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी आपकी टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है और आपके बिजनेसेस को उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है। अगर आप वक्त के साथ नहीं चलते, लाइक न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते, तो आपका बिज़नेस का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। कंपेटिटिव फोर्सेस, जाहिर सी बात है जिस मार्केट में आप बिज़नेस कर रहे हैं सिर्फ आप अकेले पर्सन या कल्ला बिज़नेस फर्म तो नहीं है उस मार्केट के अंदर, आपकी जैसी प्रोडक्ट या सर्विस ऑफ़र करने वाले और भी कंपनीज़ वहाँ पर मौजूद हैं। तो वो जो कंपेटिटिव फोर्सेस हैं वो भी आपकी एक्सटर्नल असेसमेंट का ही हिस्सा हैं कि उनको आपने किस तरह से क्या करना है, कम्पीट करना है, उनको किस तरह से आपने डील करके हैंडल करना है। तो ये थी जी आपकी की एक्सटर्नल फोर्सेस। ये बेसिकली क्या है, इन्हीं फोर्सेस के ऊपर हम लोग स्टडी करते हुए अपनी एक्सटर्नल असेसमेंट या एक्सटर्नल ऑडिट को कंप्लीट करते हैं। अब बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन की एक्सटर्नल फोर्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्हीं की जो हमारे पास फोर्सेस हैं जिनको अभी हमने जिक्र किया है, इसका हम रिलेशनशिप यहाँ पर शो करेंगे। इस पिक्चर के अंदर आपको नज़र आएगा कि किस तरह से ये फोर्सेस आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करती हैं और इनका आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या ताल्लुक़ बनता है। अब देखें, कंपेटिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, मैनेजर्स, स्टेक होल्डर्स, लेबर यूनियंस, ये बेसिकली क्या है, स्टेक होल्डर्स हैं। तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन ये है कि वो तमाम लोग, वो तमाम ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी न किसी हवाले से आपके बिज़नेस के साथ जुड़े हुए होते हैं या उनका आपके बिज़नेस के साथ किसी न किसी हवाले से कोई ताल्लुक़ होता है, तो वो क्या होते हैं, आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। यहाँ पर देखें, आपके कंपेटिटर्स भी आ रहे हैं, आपके सप्लायर्स भी आ रहे हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, एम्प्लॉयज़ भी हैं, इवन आपके कस्टमर्स भी हैं। तो ये क्या है जी, ये वो तमाम लोग हैं जिनका
मुख्तलिफ हवालों से आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या है, ताल्लुक़ है। और अगर आप लोग देखें ये तमाम के तमाम जो यहाँ पर हम लोगों ने लोग डिस्कस किए हैं, ये एरो के अंदर उनको क्या कर रहे हैं, उनका रिलेशनशिप शो कर रहे हैं कौन सी दो फोर्सेस के साथ, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। यानी यही वो फोर्सेस हैं, यानी ये वही आपके की फैक्टर्स हैं जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में, और आपके लिए थ्रेड्स का सबब भी बन सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म ऑफ कि अगर आपके ताल्लुकात आपके सप्लायर्स के साथ बहुत अच्छे हैं, तो आपके सप्लायर्स यानी आपकी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो प्रॉपर जब चलती रहेगी, तो आपकी मार्केट के अंदर जो वर्थ है आपके प्रोडक्ट के हवाले से वो डिस्टर्ब नहीं होगी। इसी तरह से अगर आप कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हेल्दी मेंटेन किए रखते हैं, यानी उनके फीडबैक को भी आप सुनते हैं, उनके सजेशंस को भी आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर क्या करते हैं जी, इम्प्लीमेंट करते हैं, या कस्टमर केयर के हवाले से जो डिफरेंट सर्विसेज होती हैं उनको भी आप इम्प्रूव करते रहते हैं कस्टमर डिमांड के ऊपर, तो भी आपकी क्या है जी, एक तो गुडविल बहुत अच्छी होती है और आपके कस्टमर्स एक लंबे अरसे तक के लिए आपके साथ जुड़े रहते हैं, तो वो आपके लिए क्या है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है ये वाली चीज़। अब थ्रेट्स कहाँ कैसे हो सकते हैं, आपके कंपेटिटर्स आपके लिए थ्रेट्स हैं, आपके सप्लायर्स और आपके कस्टमर्स भी आपके लिए थ्रेट का सबब बन सकते हैं। किस तरह से कि अगर आप उनको पुअर क्वालिटी सर्विस देते हैं या पुअर क्वालिटी सर्विसेज आप उनको देते हैं प्रोडक्ट में या सर्विसेज में, तो वो क्या है जी, आपको स्विच कर जाएंगे, तो वो आपके लिए एक थ्रेट है। इसी तरह आपके सप्लायर्स के साथ आपकी डीलिंग फेयर नहीं चलती, लाइक आप उनको टाइम के ऊपर उनकी पेमेंट्स नहीं देते, तो वो आपको सप्लाई देने से इनकार कर देंगे, तो वो भी आपके लिए एक तरह से एक थ्रेट है मार्केट के अंदर। जब आपके पास सप्लाईज नहीं होंगी, प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो मार्केट डिमांड को कैसे पूरा करेंगे सप्लाई की सूरत में। ठीक है, तो ये तमाम देखें ये इस तरह से एक रिलेशनशिप को शो किया गया यहाँ पर कि ये जो आपके की फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, यही बेसिकली क्या है जी, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं मार्केट के अंदर। अब हम बात करते हैं परफॉर्मिंग एन एक्सटर्नल ऑडिट, कि आप एक्सटर्नल ऑडिट को किस तरह से परफॉर्म करते हैं, किस तरह से कंडक्ट करते हैं। फिर वही बात कर रहे हैं जी, गैदर कंपैटिटिव इंटेलिजेंस ऑन फैक्टर्स। ये जिन फैक्टर्स की हम लोगों ने अभी बात की है, इनके बारे में बेसिकली आपने क्या करनी होती है, इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए, यानी अपनी जो आपकी कंपनी की इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस को हम सिंपल वर्ड्स में इंफॉर्मेशन गैदरिंग का एक मेथड कह सकते हैं कि आप किस तरह से उसके ऊपर काम करते हैं कि ये जो तमाम फैक्टर्स है, लाइक आपके सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, इनकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करके ही आपने क्या करना होता है, उसको असेस करके उसके ऊपर फर्दर आपने क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है। और इनका हम लोग बार बार जिक्र कर चुके हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं ये एक्चुअली हैं क्या, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल। जी, वो कहते हैं ये जो फैक्टर्स हैं ना, ये वेरी करते हैं टाइम टू टाइम और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अब हर इंडस्ट्री का ये जो तमाम फैक्टर्स का इफ़ेक्ट करने का जो अंदाज़ होता है, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या करता है जी, वेरी करता है। अब क्या है जी, डिपेंड करता है कि जी आपके प्रोडक्ट की नेचर क्या है, या आपका प्रोडक्ट आपकी बिज़नेस का थीम क्या है, तो आपकी ये फैक्टर्स भी तो उसी के ही अकॉर्डिंग आपको इफ़ेक्ट करेंगे ना। और टाइम टू टाइम भी ये वेरी करते रहते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि पास में अगर आपके जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स थे उन्होंने आपको किस तरह से इफ़ेक्ट किया था, आज भी आपकी इकोनॉमिकल वही सिचुएशन हो, इकोनॉमी डेवलप भी हो जाती है, इकोनॉमी चेंज भी हो जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि जी आपको इकोनॉमिकल फैक्टर्स से जैसे पास्ट में इफ़ेक्ट किया था अब भी वैसे ही करें, या आपके एनवायरनमेंट के अंदर भी चेंज आ जाता है, आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर भी चेंज आ जाता है, तो क्या ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो कि चेंज भी होते रहते हैं, इनमें वेरिएशंस आती रहती हैं टाइम टू टाइम। और दूसरी बात, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। जी, उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स शामिल हैं, जिसके अब हमने बात की है कि जी ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें वेरिएशंस आते रहते हैं। लाइक मार्केट शेयर में लाइक क्या है जी, आपकी मार्केट जो एरिया है वो एक्सपेंड हो सकता है, आपके नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बढ़ सकते हैं, आप जहाँ पर अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था अब आप बिज़नेस को अपने बढ़ा चुके हुए हैं, या आपके नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बढ़ चुके हैं, तो मार्केट शेयर आपका बढ़ गया ना, तो आपका मार्केट शेयर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। देन फॉरेन एफिलिएट्स, क्या है जी, फॉरेन एफिलिएट्स आपके बिज़नेस से जब बिज़नेस स्टार्ट आपने किया था, तो आपने आपका सिर्फ और सिर्फ एक आप खुद से ही बिज़नेस कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि अब आपने किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया है, या किसी के साथ आपने एक्विजिशन कर लिया है, तो आपने किसी भी फॉरेन कंपनी के साथ,
तो अब एफिलिएट हो गए ना, तो इस तरह से आप जो है ये भी एक तरह से वेरिएशन आ गई आपके बिज़नेस के अंदर। प्राइस कंपेटिटिवनेस, यानी आप अपने प्राइस को किस तरह से चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर कस्टमर्स, या अपने कस्टमर्स की परचेसिंग पावर को देखते हुए आप अपनी प्राइस को एज़ कम्पेयर टू योर कंपेटिटर्स किस तरह से उसको थोड़ा रिलैक्स करते हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आपने क्या क्या अडॉप्ट की हैं अपने बिज़नेस के अंदर। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपके वेरिएबल्स इनमें आ सकती हैं, वेरिएशंस आ सकती हैं। तो ये इनको हम इन तमाम पॉइंट्स को हम कह सकते हैं कि ये क्या है जी, आपके लिए वेरिएबल्स हैं जिनको आप टाइम टू टाइम चेंज कर रहे हैं। जी, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक फोर्सेस की। अब देखें, जिसका हमने पहले भी ज़िक्र किया है कि जी ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके बिज़नेस को एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं जी, इफ़ेक्ट कर रहे हैं या किसी न किसी हवाले से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं जो कि आपके बिज़नेस को या आपके बिज़नेस को इफ़ेक्ट करती हैं, या आपके बिज़नेस को इकोनॉमिकल किस तरह से जो है वो ज़रूरी होती हैं। देखिए यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, ये भी आपकी इकोनॉमिक फोर्स है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने अपना कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या आपने अपनी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उसके लिए आपको क्या है जी, फाइनेंस की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत है। तो वो क्या है जी, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी जो कंट्री की है वो भी डिपेंड करती है कि जी आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, आपको पैसा मिल सकता है या नहीं मिल सकता अपने उस नए प्रोजेक्ट को या अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। जो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है, यानी आपके पास इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं या नहीं है। उसके बाद है जी लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, आपकी इनकम का वो पार्ट जो आप क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। डिस्पोजेबल इनकम, अगर आपका प्रॉफिट जो है इतना ज़्यादा आपके बिज़नेस को हो रहा है कि आप उसको बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और उसको आप उसकी वो वाला पार्ट, रिमेनिंग पार्ट को आप डिस्पोजेबल इनकम के तौर पर यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं। उसके अलावा है इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं आपकी इकोनॉमी के अंदर, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपकी बिज़नेस की कंडीशन के साथ साथ। इंटरेस्ट रेट जैसे हमने ऊपर बात की है कि आप लोन लेते हैं, ठीक है। अब अगर आपके लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे, बजाय आप लोन इशू करवाने के आप उस अपने प्रोजेक्ट को पोस्टपोन कर देंगे। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट रेट बैंक इंटरेस्ट रेट कम है, लाइक लोन के ऊपर आपको कम से कम इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, तो फिर क्या होगा, आप उससे मोटिवेट होंगे, इनकरेज होंगे, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे। इन्फ्लेशन रेट में जैसे हम बात करते हैं जी, प्राइसेस का अप होते चले जाना और आपकी जो वर्थ ऑफ मनी है उसका डी वैल्यू हो जाना। तो इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके बिजनेस की वर्थ को। उसके बाद है जी आपकी कंजम्पशन पैटर्न्स क्या हैं, आपके मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो किन किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा खर्च करते हैं अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी के ऊपर, लग्जरीज़ के ऊपर, या अदर जो कंफर्ट्स होते हैं उनके ऊपर। तो क्या है जी, कंजम्पशन पैटर्न्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और ये तमाम तक की तमाम चीज़ें क्या हैं जी, इकनॉमिक फोर्सेस हैं, और इन तमाम चीज़ों को हम लोग इकनॉमिक्स के अंदर पढ़ भी चुके हैं। जी, अब हम लोग इन्हीं वेरिएबल्स की बात करते हैं कि जिनको हम लोग किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं इकोनॉमिकल वेरिएबल्स को। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स को हम लोग देख सकते हैं कि जी क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं कि जी आपके मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों ज़्यादा है। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं वर्कर प्रोडक्टिविटी लेवल्स क्या है, यानी प्रोडक्टिविटी लेवल्स का ताल्लुक आपकी प्रोडक्शन के साथ है कि आपके मुल्क में रहने वाले लोगों के पास कितना जो है वो महारत है, या कितने वो एक्सपर्ट है, या कितने स्किल्डफुल पर्सनस है आपके मुल्क में रहने वाले या आपके एरिया में रहने वाले लोग। वैल्यू ऑफ द डॉलर इन द वर्ल्ड मार्केट, वही बात है जब हमने इन्फ्लेशन के टाइम पर अभी बात की है कि आपकी करेंसी की वैल्यू क्या है डॉलर के अगेंस्ट। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैक्टर्स की कि आपके मुल्क में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कितनी हद तक क्या किया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है, यानी आपकी इंपोर्ट्स को इनकरेज किया जाता है या आपकी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज किया जाता है। ये भी डिपेंड करते हैं आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर। अगर तो आपका मुल्क सफिशेंट नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज सफिशेंट नहीं है अपनी मुल्क की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो ऑफकोर्स आप लोग इम्पोर्ट्स को क्या करेंगे जी, इनकरेज करेंगे अपनी मुल्क की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर आप अपने मुल्क के रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को इनकरेज करेंगे, एक्सपोर्ट को आप सपोर्ट करेंगे।
उसके बाद हम बात करते हैं जी डिमांड शिफ्ट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। वही बात है कि जी ये भी इकोनॉमिकल एक फैक्टर है कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड किस तरह से शिफ्ट हो जाती है और किन किन फैक्टर्स की वजह से शिफ्ट होती है। पॉपुलेशन की वजह से, इनकम की वजह से, टेस्ट की वजह से, ये तमाम चीज़ें जो है ये आपके वो वेरिएबल्स हैं जिनको मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है और इनकी अकॉर्डिंग ही फिर आप लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनकम डिफरेंसेस बाय रीजन एंड कस्टमर। अब क्या है जी, आप अपने कस्टमर्स की इनकम लेवल को भी देखते हैं कि आपके कस्टमर जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं उनका इनकम लेवल क्या है। इनकम लेवल से ही हमें उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनका पता चलता है कि वो किस तरह का उनका मेयार ज़िंदगी है और उनकी जो परचेजिंग पावर है वो कितनी है और वो किन किन चीज़ों के ऊपर ख़र्च करने की अहलियत रखते हैं। तो ये थे जी हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स जिनको मॉनिटर करके हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से प्रोसीड करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर हम लोगों ने आज बात की है इकोनॉमिकल जो हमारे फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल आपके फैक्टर्स जो कि आपके बिजनेस को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको यहीं से हम प्रोसीड करेंगे। अल्लाह